नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 16 लोग हुए घायल। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम। प्लेयर्स स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। दीप्ति बोले उन्हें क्या गिफ्ट दे जल्द तय करेंगे। आर्मी चीफ बोले आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं, साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को ज्यादा आजादी मिली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन, सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपति कहलाए। चीनी की सलाह पर ही इराक पर हुआ था हमला। अब खबरें विस्तार से। वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोकामा में दिए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया है और लल्लन सिंह को पहले नोटिस जारी किया गया है और अब उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह ने सोमवार को मोकामा में प्रचार किया था। जदयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्हें पिछले दिनों जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे दुलार सिंह यादव की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में लल्लन सिंह और जदयू के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाला था। अपने चुनावी भाषण में लल्लन सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ लोग हैं, उन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना है। अगर वे ज्यादा गिड़गिड़ाए तो उन्हें अपने साथ ले जाइए और वोट देने के बाद घर वापस लेकर छोड़ दीजिए। अभी कमान संभालिए, चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है। लल्लन सिंह का कथित वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है, वहीं 16 से 17 लोग घायल हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा गटौरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ था। सिपाहियों के विपुल कुमार ने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो में जारी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम ने अब तक कोई यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा जा रहा है। बोगी में 2 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों और 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं कोरबा से बिलासपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। आजाद हिंद एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का समय 4 से 5 घंटे देरी से चल रहा है। 2 नवंबर को वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी कल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगी। न्यूज एजेंसी के अनुसार भारतीय टीम के खिलाड़ी 5 नवंबर बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। महिला टीम स्पेशल फ्लाइट से मुंबई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा, हम जल्द तय करेंगे प्रधानमंत्री को बतौर टीम क्या गिफ्ट दिया जाए, जर्सी या बैट। पीएम ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया खिलाड़ियों को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता, अब सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, रक्षा में क्षेत्र में मिलजुल कर की गई खोज इनोवेशन ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। जनरल द्विवेदी मंगलवार को दिल्ली में हुए इंडिया डिफेंस
कॉनक्लेव 2025 में बोल रहे थे कि इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग भी शामिल हुए हैं। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा, सेना अब ड्रोन युद्ध, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G और स्पेशल मिशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। हम ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों जगहों पर उपयोगी हो। जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को आर्थिक मजबूती मिली है। अब सेना को काम करने में ज्यादा आजादी और लचीलापन मिल रहा है। इसी वजह से नए हथियार और तकनीकी को शामिल करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर। खेल जगत से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रनिंग में शहर का नाम रोशन करने वाली एक युवती ने अपने जूनियर कोच पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार घटना वेसु इलाके में स्थित VNSG स्पोर्ट्स कैंपस की है, जहां प्रशिक्षण के दौरान जूनियर कोच अमित शर्मा ने युवती के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की है और उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाला है। युवती ने जब इस बात से साफ इनकार किया तो आरोपी कोच ने उसके साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर वेसु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी जूनियर कोच अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर DCP डॉक्टर निधि ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर हमने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया है। सुनिए DCP ने क्या कहा। में 3 नवंबर 2025 के रोज एक महिला फरियादी ने ऐसी अर्ज की कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट हैं और वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में रनिंग की कोचिंग लेती हैं और वहीं पर उनके साथ ही रनिंग प्रैक्टिस करने वाले एक पुरुष के साथ, जिसके साथ उनकी 1.5 साल पहले जान पहचान हुई थी और मोबाइल पर कभी कभी बातचीत होती थी, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कुछ एक बार छेड़खानी करने की कोशिश की और धमकी दी। इस बात की जान होते ही वेसु पुलिस स्टेशन में फरियाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 75, 78 और 351 के मुजब ले ली गई और कुछ ही समय में आरोपी को अरेस्ट करके आगे की कार्यवाही के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले एक हफ्ते में भावनगर जिले में बेमौसम बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों की मूंगफली, कपास, प्याज और चारे सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फिर किसानों के उग्र विरोध के बाद राज्य सरकार ने 2400 घंटे काम करके सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है, जिसमें भावनगर जिले के 11 तालुकाओं और एक शहर के 699 गांव में सर्वेक्षण किया गया है। भावनगर जिले में 4.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है, जिसमें कपास और मूंगफली मुख्य फसलें हैं। साथ ही चारा, दलहन और प्याज जैसी अर्ध खरीफ फसलें भी हैं। उस समय भावनगर जिले में पिछले अक्टूबर में व्यापक बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस सर्वेक्षण के आधार पर जिला के सभी गांवों की एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। हमारे संवाददाता नितिन गोहिल ने जिले के प्रभारी कृषि अधिकारी मोहम्मद रिजवान समेत से कई किसानों से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपका? मेरा नाम सवदेव सिंह गोयल है, मैं घोघा तालुका का किसान हूँ। सर, बात करें जो बारिश, कमौसमी बारिश से नुकसानी कैसी हुई? कोई नुकसानी की कोई बात हम आपको जानने के लिए खेत में ले जाते हैं तो खेत में नहीं जा पाते। हमारी जो नुकसानी हुई है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका न्यूज के माध्यम से पूरा गवर्नमेंट जानती है। अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, तब तो फॉरेन में भी ये जान हो गई कि पहचान हो गई कि कितनी नुकसानी है। यहाँ जो क्रॉप तैयार है, मैं दादा सबसे पहले तो यह कहता हूँ कि समय कोई की राह देखता नहीं, समय तो चला जाता है और मेरी फसल सब खत्म हो गया। तो लेकिन सर्वे का एक दिन लगाया और डिजिटल का दिन लगाया, लेकिन सब बंद कर दिया और 5 रोज काम करके ये किया, वो हमने अच्छा किया है। और हमने ऐसे किया कि भाई हमें मार्च महीना आता है तो सब किसान को बैंक का लेना भरना चाहिए, क्योंकि बैंक से ही हमको नोटिस तो भेजते हैं, लेकिन हम कहाँ से पैसा काटते हैं। लेकिन भावनगर की अगर बात करें तो खरीफ सीजन में कपास और मूंगफली सबसे अहम पाक है और उसमें ज़्यादातर जो खरीफ मानसून में अक्टूबर में जो मानसून आया, बारिश आई, उससे नुकसान की जो बात मिली थी, उसके हिसाब से सर्वे करने की सरकार की तरफ से सूचना दी गई थी। उसमें गांव वाइज टीम बना के सर्वे कर दिया गया है और सर्वे खत्म करके रिपोर्टिंग की कामगिरी शुरू है और रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद सरकार में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। राजकोट जिले के धोराजी में एक ट्रक गड्ढे में फंसा और ड्राइवर घायल हो गया। धोराजी में वैसे तो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन धोराजी में बस स्टेशन रोड और कांति पान के सामने एक ट्रक गड्ढे में फंस गया। इस घटना में ट्रक चालक की उंगली चोट लग गई और इस ट्रक के गड्ढे में फंसने से अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
और ट्रैफिक जाम भी हो गया है। इस ट्रक के गड्ढे में फंसने से ट्रक चालक घायल हो गया और ट्रक को गड्ढे से निकालने में हजारों रुपए खर्च हो गए। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सामान्य शब्दों में कहे तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला है। 3.8 किलोमीटर लंबी रैली में उनके साथ पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज मंगलवार को एसआईआर शुरू हो गया है। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हैं। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी वहां एसआईआर का शेड्यूल तय नहीं है। एसआईआर पर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में संशोधन प्रोसेस चुपचाप तरीके से की जा रही है और धांधली की जा रही है, जिसे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता के मार्च की जमात की रैली बताया है। उन्होंने कहा यह भारतीय संविधान की नैतिकता के खिलाफ है। वहीं बंगाल भाजपा अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता जी को अगर कुछ कहना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। उन्होंने यह दावा ऊंची जातियों के संदर्भ में किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, अगर आप गौर से देखो तो देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 90% लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी तबके से आते हैं। अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची निकालें तो आपको पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं मिलेगा। वे सभी शीर्ष 10% से आते हैं। सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती है। सशस्त्र बलों पर उनका नियंत्रण है। आपको शेष 90% आबादी का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इन दिनों में भारी हंगामा मचा रखा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक विदेशी महिला फरवरी महीने में भारत घूमने आई थी और जब उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो उनके पिता ने बच्चों को अपना मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब सामने आई सच्चाई ने सबको चौंका दिया है। दरअसल यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। यह किसी असली घटना नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। साफ शब्दों में कहे तो यह वीडियो एआई द्वारा जनरेट किया गया है और इसके पीछे की कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। वीडियो में दिखाई गई विदेशी महिला असल में एआई कैरेक्टर है। उसकी आवाज, हाव भाव और बैकग्राउंड सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड है। सोशल मीडिया पर इसे असली समझकर लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और यहीं से फैल रहा है भ्रम और गलत की जानकारी। सूरत नवसारी मेन रोड स्थित सूरत महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में हाल ही में बनाए गए रोड पर अचानक बड़ा गड्ढा भाव पड़ गया है। इस घटना में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह रोड कुछ ही दिन पहले तैयार किया गया था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि थोड़ी ही बारिश या दबाव में रोड धंस गया है। घटना की जानकारी मिलते ही महानगर पालिका के इंजीनियर और अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के उस हिस्से को बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। सूरत शहर के कई हिस्सों में इस प्रकार के नए सड़क पर खड्डे गिर जाते हैं। उस पर महानगर पालिका को इस पर निगरानी रखनी चाहिए और अगर सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है तो संबंधित ठेकेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द रोड की मरम्मत करवाई जाए ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके। सूरत में जयपुर नगर निगम आयुक्त और स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार के समिति अध्यक्ष गौरव सैनी के नेतृत्व में 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल सूरत नगर निगम के दौरे पर पहुंचा है। सूरत नगर निगम आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में आईसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सूरत नगर निगम के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए हैं। बैठक के दौरान आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल के साथ ई गवर्नेंस, नगर नियोजन एवं विकास, आवास योजना का पुनर्विकास, जल उपचार संयंत्र और पवन ऊर्जा, हाल ही में जारी म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड आईपीओ और स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की है। जयपुर नगर निगम के प्रतिनिधिमंडल ने सूरत नगर निगम की कार्यप्रणाली, तकनीकी नवाचार और विकास कार्यों की सराहना की है और इस दौरे को बेहद सफल बताया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के अंतिम दिन पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय समाचार ने चाय पर चर्चा की है और मतदाताओं का मन भी टटोला है। इस दौरान लोगों ने जहां लालू प्रसाद के 15 साल के कार्यों पर बेबाक राय दी है, तो वहीं नीतीश के 20 साल के शासनकाल का भी रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। पक्ष विपक्ष की चर्चा के बीच कई मुद्दों पर लोगों ने चाय की चुस्कियों के साथ खुलकर बात की है। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद पांडे की एक खास रिपोर्ट। बख्तियारपुर का यह मेन चौराहा है और यहाँ का ये जो कुल्हड़ चाय है बहुत फेमस है। इस चाय को पीने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर गाड़ियों का रेला लगा रहता है। ये यहाँ की चाय की खासियत है। तो आइए राष्ट्रीय समाचार से मैं विनोद पांडे आज चाय पर चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका यहाँ जो राजनीतिक माहौल जो है उसके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी आलम है। एमडी आलम जी, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो क्या आप अभी जो चुनावी माहौल है उस चुनावी माहौल में अभी आप क्या देख रहे हैं? चुनावी माहौल बिहार में है और चुनाव होगा भी। प्रत्याशी भी सब खड़े दोनों पक्ष के हुए हैं। एनडीए महागठबंधन से भी है और जदयू भाजपा के भी हैं। लेकिन माहौल पूरी तरीके से है कि सरकार जो है सो बीजेपी और जदयू की ही बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा है। नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि उनके साथ सहयोगी लोग कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। नीतीश जी को लोग देख के वोट देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि कुछ आरजेडी में जो कैंडिडेट खड़े हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो लोग उनको देख के वोट करेंगे। आरजेडी को वोट नहीं करने जाए, क्योंकि उनके खुद परिवार में अभी एकता नहीं चल रहा है। उनके परिवार में खुद तोड़ा तोड़ी भागा भागी चल रहा है। मैं तेजस्वी यादव जी से बहुत अच्छा काबिल समझता हूँ तेज प्रताप को, जो उनके बात में दम होता है, जनता के प्रति दिखता है उनका कि जनता के प्रति वो कुछ बोल रहे हैं, जनता के प्रति चाहत है उनके अंदर। अब उनको छोड़ दिया गया है, साइड कर दिया। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर नीतीश जी ने काफ़ी काम किया है, तो जैसे 20 साल से वो थोड़े समय के लिए अगर छोड़ दे तो लगातार 20 साल से वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस दौरान जो उन्होंने जो मेन काम किया, जो 90 से लेकर के 2005 तक जो काम नहीं हुआ, उसमें से कौन सा ऐसा काम किया जो आपको इतना आप उनसे प्रभावित हुए हैं? दिखता है ना, आपको काम दिखता है। आप बहुत से हमारे यादव भाई भी यहाँ पर होंगे, मैं उनके गढ़ में बोल रहा हूँ कि नीतीश जी ने काम किया है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आके बसे हैं। उनका काम दिखता है। आप 90 का देख लीजिए और 2005 के बाद का आप बिहार देख लीजिए, काम कैसे नहीं हुआ है। आज महिला सुरक्षित यहाँ पर चलती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज यहाँ पे बना है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है काम। रोड बना, रोड आप देखिए, आज आपको पटना से बिहार शरीफ आने के लिए पूरा दिन लग जाता था, आप 1 घंटा भी आपको नहीं लगता है, आप चले आते हैं। तो क्यों हो रहा है? गठबंधन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर नीतीश जी की है, डबल इंजन की सरकार है। काम हो नहीं होना है। हाँ, ये है किसी कोई काम में वक्त लगता है, टाइम लगता है। कोई नीतीश जी या मैं आपको बोलता हूँ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री सपोज बन गए तो उनके पास कोई जादू का छड़ी नहीं मिल जाएगा कि पटकेंगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी जी ने इस बार चुनाव में मुद्दा दिया है कि पलायन को रोकेंगे, उसके लिए हम 2 करोड़ 75 लाख जो यहाँ परिवार है उस परिवार में से सभी सदस्य को नौकरी देंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? ये बिल्कुल आप गलत उनका ये बयान है। वो अगर से ये बयान दिए 2 करोड़ 75 लाख को नौकरी देंगे, आपका बिहार का बजट कितना है, कहाँ से पैसा लाएंगे आप? एक अगर से सर्विस जो भी नौकरी करने वाले को 20,000 भी तनख्वाह आप देते हैं, क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच के तेजस्वी जी देंगे उनको? अच्छा, एक मुद्दा उन्होंने उठाया। जी, बयान दें, काम उन्होंने डिप्टी सीएम में 17 महीना में उन्होंने काम किया है, उनका हम बुराई नहीं कर रहे हैं। जो करेंगे तो बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा बात आप करो कि जनता को समझ। आज जनता जागरूक हो गया मेरे भाई, आज कोई बुड़बक नहीं है, सबको पता है, सबको रोजी रोटी का फिक्र है। आप अप्लाइन की बात तो क्या महाराष्ट्र का लोग यहाँ बिहार में नहीं नौकरी कर रहा है? गुजरात का लोग यहाँ नौकरी नहीं। नीतीश कुमार के काम से आप काफ़ी प्रभावित हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं, अगर एनडीए फिर से जीत करके आता है, ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो उसको आप किस रूप में देखेंगे? देखिए, अगर से नीतीश जी को अगर से
केंद्र की सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा। और समझिए कि वहाँ से बीजेपी का बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएगा बिहार के अंदर। मैं ये आपको बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन, इस सिचुएशन में बिल्कुल दोनों का तालमेल होना जरूरी। भले नीतीश जी 25 ही सीट क्यों ना लाएं, क्योंकि अभी ना बीजेपी में कोई ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा है जिसको बनाया जाए, बिहार का कमान दिया जाए। ना तेजस्वी जी अभी इतना मैच्योर्ड नहीं है तेजस्वी जी। लालू जी की बात अलग थी, लालू जी गरीबों के नेता थे, तेजस्वी जी गरीबों के नेता नहीं है। तेजस्वी जी संजय यादव जी के गुलाम हैं, उनके कहने पे टिकट बांट रहे हैं, उनके कहने भाई पे। साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। कुछ और लोग भी यहाँ खड़े हैं और लोग चाय की चुस्की लेने के बाद यहाँ पर इस चौपाल में खड़े हुए हैं। तो थोड़ा आप भी बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, क्या काम करते हैं भाई साहब? दुकान है। आपकी दुकान है। तो ये लालू जी का जो 15 साल का राज था, उसके बाद नीतीश जी का 20 साल का राज हुआ, दोनों राज में आप क्या अंतर मानते हैं? अंतर किया, अभी नीतीश जी का राज में ठीक नहीं चल रहा है, अब इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए मतलब किस तरह का बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, दूसरा कोई बने नीतीश के बाद। तो कौन विकल्प आपको दिखाई देता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में क्या खासियत आपको दिखाई देती है? नया चेहरा है, काम करके युवा है, अब क्या रहेगा। युवा है। तो उनका कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा है कि आप? हर चीज़ उनका अच्छा लगता है, जैसे रोजगार की बात किए हैं, वो हर चीज़ का मुद्दा बढ़िया है उनका, हर चीज़ का मुद्दा बनेगा। तो क्या आप, जैसे बिहार में जातीय जनगणना के बाद ये दूसरा चुनाव है, तो जातीय आधार पर सभी पार्टियों ने टिकट बांधा है, तो क्या आप वोट जाति के आधार पर देंगे कि मुद्दों के आधार पर देंगे? मुद्दा के आधार पर वोट देंगे कि देंगे, जो काम बढ़िया करेगा उसको वोट मिलेगा। उसको वोट देंगे। भाई साहब और लोग भी यहाँ खड़े हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमजद आलम। मोहम्मद अमजद आलम। आलम जी, आप बताइए कि जो पिछला नीतीश जी का जो पिछला 5 साल का शासन था, उसमें आपको कैसा लगा? देखिए, वो भी गलत नहीं थे और अभी जो तेजस्वी आ रहे हैं वो भी गलत नहीं है। एक बार इनको ही मौका मिलना चाहिए। किनको, नीतीश जी को या तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी का देने का जो वादा किया, उस वादे में आपको कितना हकीकत दिखाई देता है? 50% लग रहा है, कुछ होगा, पूरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ होगा। कुछ होगा। भाई साहब का कहना है कि कुछ तो होगा। और भी कुछ हमारे साथी खड़े हैं, युवा साथी है। भाई साहब आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम हुआ। रफ़ीक जी आप बताइए कि जो पिछला 5 साल का जो शासनकाल था और अभी जो चुनावी जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिन मुद्दों को लेकर के, उसमें कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी मुद्दा है? देखिए, सबसे प्रभावी मुद्दा ये है रोज़गार युवा के लिए, या नौकरी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या अपना बिजनेस हो, तीनों में अभी बिहार बहुत पीछे है। और जो तेजस्वी यादव जी ने बोले कि हर घर आप नौकरी देंगे घर में एक सदस्य को, तो ये देखिए सिर्फ जैसे बीजेपी मुद्दा बनाते हैं, ये लॉबी मुद्दा है, इसमें सच्चाई नहीं है। क्या है कि जितना गवर्नमेंट पूरे इंडिया में गवर्नमेंट से ये हैं सरकारी विभाग में, वो करीब 30 लाख के आसपास हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप बिहार में जितना घर देखेंगे होंगे तो आप भी जानते होंगे 30 लाख से तो ज़्यादा ही होगा। 2 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ एक एक घर में एक एक आदमी को भी देते हैं। मान लिया उसमें 50 लाख को मिला हुआ होगा, करीब 2.5 करोड़ को नौकरी देना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे ही तेजस्वी यादव जी अच्छे आदमी हैं। तेजस्वी यादव अच्छे आदमी हैं और उन्होंने जो रोजगार का मुद्दा उठाया है, ये इस बार चुनाव में मुद्दा। चाचा, आप तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप बताइए कि आपका जो अनुभव है, दोनों सरकार को आप देखे हैं, लालू यादव की सरकार को भी देखे हैं, फिर बाद में नीतीश जी का 20 साल का शासन देखे, क्या अंतर दिखा है आपको दोनों शासनकाल में? हम दोनों गोटा के बढ़िया माने हैं। दोनों को बढ़िया मानते हैं? हाँ। दोनों ने अच्छा शासन किया। हाँ। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि जात पात पर वोट हो रहा है या फिर मुद्दा पर? काम पर वोट हो रहा है। आप बताइए। अभी ठीक है, यहाँ का माहौल ठीक है। हाँ। ये दुकान यहाँ का बड़ा फेमस दुकान है क्या? चाय का दुकान? चाय का ये दुकान यहाँ काफी लोगों की भीड़ लगती है। यहाँ की चाय की क्या खासियत है? यहाँ का माहौल है ना कि अभी 60% जनता जो है ना तेजस्वी के फेवर में। 60% जनता यादव लोग हैं, मियाँ लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, या सब जात के लोग हैं? हर जाति। जो उनका MY समीकरण था लालू जी का, उसके इतर भी उनको वोट मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। तो मतलब लोग एक युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये 2 चेहरों पर मुद्दों आधारित यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं विनोद पांडे अपने सहयोगी विवेक पांडे के साथ बख्तियारपुर से। तो ये रही अब तक की खास खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।